देखिए, ये तो तय है कि दिल्ली में कल बीजेपी का कोई ना कोई नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी भी सस्पेंस है। यानी कि पता नहीं है कि ताज जो तैयार है वो किसके सर सजेगा। इसी बीच सीएम की रेस में 4 चेहरों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले कुछ ही पल में पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों के सामने रख देगी। इस पर बेस देखिए ये खास रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सत्ताईस सालों बाद दिल्ली को बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। नए सीएम के शपथ ग्रहण की तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है, मुख्यमंत्री कौन? 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही खबरों के बाजार में ये सवाल टॉप ट्रेंडिंग में बरकरार है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली की जनता ये नहीं जान पाई कि केजरीवाल काल के समाप्त के बाद दिल्ली में भगवा राज का ताज किसके सर पर सजने जा रहा है। बजे का निमंत्रण है, पर्यवेक्षक हमारे दोनों अनाउंस हो गए हैं, वो आएंगे, बात करेंगे, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री का नाम भी बताएंगे और सारी जानकारी देंगे। पहले से बताया कि अगर आपको लगता है कि आपको मेरे काम से अच्छा नहीं लग रहा तो बता दीजिए, मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ जी। ओथ का सुबह का टाइम है, माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी रहेगा, कुछ समाज के वरिष्ठ लोग भी बुलाए हैं हमने। और सामने आपको दिल्ली की जनता में बहुत सारे हमारे श्रमिक दिखेंगे, गिग ड्राइवर्स दिखेंगे, ऑटो चालक, टैक्सी, इन सबको, ऐसे लोगों को सबको हमने निमंत्रण किया। इंतजार, इंतजार और इंतजार। सवाल सिर्फ एक है, चेहरा कौन? और जवाब भी घुमा फिरा कर एक ही है, इंतजार। पार्टी का कोई भी नेता इंतजार के अलावा कुछ और बोलने की स्थिति में नहीं है। यहाँ तक कि सीएम की रेस में शामिल चेहरे भी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। मैंने बताया ना, जब चारों बड़े नेता हार गए उसके बाद भी अगर अकड़ नहीं गई है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, और आत्मसंतोष तो कहीं भी कर लो, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि केजरीवाल खुद हार गए। बहुत बड़ी बातें करने वाले लोग खुद चुनाव हार रहे हैं, दूसरों की सीटों पर ये बताने की कोशिश करने वाले कि इनको हम जीतने नहीं देंगे या इनको हम इनके सीट का फैसला हम करेंगे, जनता नहीं करेगी, हम करेंगे। तो इस घमंड को तो चूर होना ही था। किसी को नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक चेहरे से पर्दा नहीं उठता, सीएम के फेस की रेस में शामिल चेहरों पर चर्चा करना कहां मना है। चंद मिनट ही सही, तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चाओं के बाजार में जो 4 नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं, उनमें से एक बार फिर प्रवेश वर्मा लीड लेते नजर आ रहे हैं। लगे हाथ विजेंद्र गुप्ता भी बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा रेखा गुप्ता और आशीष सूद भी पिछड़े नहीं हैं। वैसे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज की तारीख बदलने से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे से पर्दा उठ जाना चाहिए। भले ही सीएम की रेस में शामिल चेहरे रोज बदल रहे हों, दरअसल असमंजस की स्थिति सिर्फ दिल्ली की जनता और खबरों के गलियारे तक सीमित नहीं है। दिल्ली बीजेपी के संभवतः ज्यादातर नेताओं को इस बात की भनक तक नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं बीजेपी के कई विधायकों को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी वो अपने जो अंदर की खींचतान है उसको छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। आज तक कभी हुआ क्या कि मुख्यमंत्री का पता ना हो, मंत्रियों का पता ना हो और रामलीला मैदान में तैयारी हो रही हो? आज तक कभी हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी की भी अलग अलग राज्यों में 20 राज्यों में सरकार है, कभी कभी हुआ क्या? केंद्र में सरकार तीसरी बार शपथ लिया, हुआ क्या? तो आज तक तो कभी नहीं हुआ।
लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी है तो कुछ भी कर सकती है। बहरहाल कुल मिलाकर बात ये कि न सिर्फ शपथ ग्रहण की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बल्कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगने की भी उल्टी गिनती जारी है। और सब कुछ ठीक रहा तो शपथ लेने के लिए मंच पर भावी मुख्यमंत्री जी जब चढ़ रहे होंगे तो वहां मौजूद भीड़ को ये मालूम होगा कि यही दिल्ली की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए, चर्चा को खास बनाने के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ में मौजूद है। तारुफ सभी का करवाती हूँ। रत्नाकर सिंह बीजेपी से जुड़े हमारे साथ में, मुन्ना खान है नेता कांग्रेस से जुड़ेंगे चंद ही मिनटों में हमारे साथ में, नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो दिनेश सिंह गेट राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में मौजूद हैं, प्रोफेसर विपुल सुनील जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में मौजूद हैं, और ग्राउंड पर लगातार मेरे सहयोगी आनंद कुमार सिंह नजर बनाए हुए हैं। उनका भी रुख मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले शुरुआत विपुल सुनील जी आपके साथ में करना चाहूंगी। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीरियड जो रहा वो राजस्थान का रहा, लेकिन लग रहा है कि राजस्थान के बराबर ही टाइम टेन्योर में हमको दिल्ली का मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, क्योंकि 12वां दिन तो उसका जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और दिन का अंत होते होते सीएम का चेहरा सामने आ जाएगा। कौन हो सकता है? अभी आप मुझसे चर्चा भी कर रहे थे, आप कह रहे थे कि संभावना है कि महिला को बना दिया जाए। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक रीत बना ली है ये कि अंतिम समय तक हम पत्ता नहीं खोलेंगे। पिछले दिनों, अभी 3 दिन पहले की बात है, रवि किशन इनके सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा नाम देंगे कि आपके मुंह से निकलेगा आ, ऐसे बोलेंगे आप, आ। तो ये है, भारतीय जनता पार्टी ने एक रीति बना ली है कि चौंकाने वाला नाम लेकर के एक तो आएंगे हम। और निश्चित तौर पर आप चुनाव को देखिए तो जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ किसी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ने के पीछे मुझे लगता है कि यही कारण रह रहा है कि राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ करके लगातार पिछले 1 दशक से भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है, और उसके बाद ये लोग बैठ करके तय कर रहे होते हैं, संगठन है उसमें, RSS है, तमाम चीज़ों को लेकर के अपना करते हैं। और गुणागणित ये भी देखा जाता है कि मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे तो क्या आने वाले समय में हम सत्ता में लंबे समय तक बने रहें। इन सब चीज़ों को देखते हुए पिछले मतलब लगभग 10 दिन से ये बात चल रही है, और आप देख रहे हो कि लगातार एक्सक्लूसिव खबरों के साथ और बड़ी बड़ी बहसों के साथ नाम आगे हो रहे हैं, पीछे चले जा रहे हैं, और जिन जिन नामों पर सबसे ज़्यादा चर्चा की गई मुझे लगता है कि उनमें से कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा है। मैं थोड़ी देर पहले जो आपसे कह रहा था कि महिला मुख्यमंत्री, या उससे भी पहले एक बात चल रही थी कि दलित को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन आज सुबह से जो रुझान आ रहे हैं, हालांकि वो भी रुझान सूत्रों के बरक्स हैं, तो सूत्रों की बात कई बार भारतीय जनता पार्टी चकमा देती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दिनों से मुरलीधरन की गेंदबाजी की तरह ये बना लिया है मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने वाला मामला, कि वो ऐसी गेंद फेंकेंगे कि वो गुगली हो जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन बावजूद इसके संगठन के दबाव को देखते हुए लगभग एक नाम पर ज्यादा आज जो चर्चा हो रही है वो हो सकता है कि संभावित नाम में परिवर्तित हो जाए और वो बन जाए मुख्यमंत्री। नाम है रेखा गुप्ता। ठीक है। दूसरा नाम जिसके बारे में बार बार चर्चा चल रही थी कि किसी दिल्ली में, एक्चुअल में दिल्ली के गणित को देखिए, वोटरों का गणित बड़ा उलझा हुआ सा है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी यहाँ ज्यादा उलझ करके रह गई है। पंजाबी आप देखिए सभी का हो जाए ओपनिंग रिमार्क। पंजाबी स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। आपको यहाँ पर से रोकूंगी। देखिए दोनों पर्यवेक्षक निकल चुके हैं। इस समय ये विजुअल्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार पर्यवेक्षकों के जो जाने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। ये गाड़ी में बैठ चुके हैं ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद, इनको आप देख पाएंगे, दोनों साथ में बैठ करके कह रहे होंगे बहुत चेहरे पर शिकन है, माथे पर बल है, मजा तो इनको बहुत आ रहा है। लेकिन जैसे ही लिफाफा खोलेंगे और पर्ची का नाम सामने करेंगे, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया पर्ची देख करके चौंक गई थी, आप भी चौंकेंगे। ठीक है, दिनेश सिंह गेट जी, मैं आपके पास आ रही हूं, क्या कहेंगे सर, कौन सा नाम हो सकता है? एक नाम रेखा गुप्ता यहां पर जिक्र कर दिया है विपुल सुनील जी ने, अगला नाम आप भी सजेस्ट कीजिए, कौन हो सकता है सर? जी आप सभी को प्रणाम। देखिए, मैं जिस तरह की बताया कि मैं थोड़ा अलग बताना चाहता था कि देखिए अभी जैसे पर्यवेक्षक जो दोनों बहुत एक तरह से मतलब दोनों ने पूरे तरीके से तासीर जो है सब तरीके से समझते हैं।
एक केंद्रीय मंत्री हैं, एक बैठ गया अभी वर्तमान में उससे पहले किसान मोर्चा है, और उससे पहले और देखिए मैं अच्छे एक तरह से मान के चलें वर्मा के शुरुआत में से नाम मैं आपको थोड़ा बताना सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी, दोबारा से कनेक्ट करेंगे। आनंद मैं आपके पास आऊंगी, ग्राउंड पर आप क्या हालचाल महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें दोनों ही पर्यवेक्षक गाड़ी में बैठे हुए हैं और निकल भी गए हैं। मेरे ख्याल में अब शायद मुख्यालय में पहुंच भी रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। दिल्ली बीजेपी के मैं बाहर हूं और जलसा जिसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही थी वो लगभग सज चुका है। कहीं ना कहीं अब पर्यवेक्षक कुछ देर में ही यहां पहुंचने वाले हैं और सीधे तौर पर आप देखिए विधायक दल की बैठक को लेकर विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बैजयंत पांडा प्रभारी हैं विधानसभा चुनाव के, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। बजिंदर सिंह सिरसा यहाँ पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंच अच्छा चुके हैं। आनंद मुझे ये बताइए, ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, सबसे ज्यादा कौन सा विधायक सूट बूट पहन करके आया है? उसके विश्वास से भी कुछ पता चलेगा। किसके कुर्ते में ज्यादा कलफ है आज? देखिए बीजेपी की ये रीत है कि जो ज्यादा सूट बूट पहनकर आया हो, जो ज्यादा लग्जरी के साथ आया हो, जो ज्यादा इखलाता हुआ आया हो, तो उसको पद तो इस जिंदगी में नहीं मिलता। बीजेपी को जो जानता है वो ये रीत समझता है और यही कारण होता है कि जिसके पास ये पद जाएगा वो ऐसे नॉर्मल तरीके से आएगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो मंत्री का चेहरा। और यही कारण है कि अभी तक विधायकों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और बीजेपी को लेकर कई नाम जो लगातार सामने निकल कर आ रहे थे, प्रवेश वर्मा से लेकर, और न्यूज इंडिया लगातार पिछले 5 दिनों से चला रहा है कि अब की बार जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा वो महिला होगी। और रेखा गुप्ता के नाम को लेकर जो जिक्र हम इसका बीजेपी के जो प्रवक्ता कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीजें न्यूज इंडिया पिछले कई दिनों से चला रहा है। मैं आप चाहता हूँ कि आने का समय तमाम अब मीडिया का जमावड़ा भी वहां पहुंचना शुरू हो चुका है। अभी देखते हैं वो कौन है जिसको एस्कॉर्ट करते हुए पुलिस लेकर पहुंच रही है। तो किसके सितारे आज बुलंदी पर हैं, ये देखने वाली बात होगी। नरेश शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है, आपके सबसे बड़े नेता को शिकस्त देने वाला चेहरा होगा या कोई और? पूजा जी नमस्कार, आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को भी। और ये डिसीजन तो भारतीय जनता पार्टी का है कि कौन होगा। हमारी तरफ से, क्योंकि जनता ने इनको मैंडेट दिया है, जनता ने पावर दी और जनता ने हक दिया है, तो पहली बात तो इतना समय लगा दिया इन लोगों ने कि सीएम को ढूंढने के लिए भी इन्हें बड़ी मारामारी करनी पड़ रही है। ठीक है, इनकी इंटरनल पॉलिसी है, क्या करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी। हम तो ये कहते हैं कि जनता के काम होने चाहिए। जो जनता के बीच इन्होंने झूठे वादे किए थे उनको कहीं ना कहीं ये जल्दी से जल्दी पूरा करे, डिले ना करे किसी चीज के लिए। ये अपने जश्न के अंदर ना रहें, क्योंकि जश्न कुछ समय का रहता है, क्योंकि जनता के बीच जो वादे किए हैं वो पूरे करने के लिए इनको पता चलेगा कि समय लगेगा। और बिल्कुल मैं कहता हूं कि जनता के वादे जैसे ये और स्टेट्स के अंदर मुकर जाते हैं अपने वादों से, कहीं ना कहीं वही स्थिति दिल्ली के अंदर ना करें ये। क्योंकि दिल्ली की जनता जिसको हमने बहुत प्यार दिया और जनता ने भी बहुत हमको प्यार दिया, जनता के वादे हमने पूरे किए और उन्हीं वादों के ऊपर जो है काफी चीजें हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के अंदर बहुत सुधार किया। और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि ये जो अपनी प्रक्रिया जो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को बोला कि हम चालू रखेंगे, जो जन नीतियां हैं उनको उन पे काम अपने हृदय पे हाथ रखिए। आपको क्या लगता है कि नियर टू अरविंद केजरीवाल कौन हो सकता है? नहीं, हृदय पे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, तो ये लोग डिसाइड करेंगे। अपने सिर पे हाथ रखवा लीजिए या दिल पे हाथ रखवा लीजिए। ये कसम खाने की वो नहीं है कि आप कसम खा लीजिए, दिल पे हाथ रखिए। ये तो इनको डिसाइड करना है, ये अपने नेताजी से, क्योंकि मोदी जी के लिए, महामानव के लिए वेट करते रहे कि वो जब आएंगे तभी हम डिसाइड करेंगे। तो ठीक है, इनको डिसाइड करने दीजिए। कम से कम जनता के लिए 10 से 15 दिन का जो वेट पीरियड जो इन्होंने लगाया उसके लिए वेट है। जनता इनको रत्नाकर जी क्या कहेंगे सर, कौन हो सकता है, आपका पसंदीदा चेहरा कौन है? और जवाब अगर आप कुछ देना चाहें नरेश जी को तो। देखिए पूजा जी, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि झूठे वादे। अभी तो हमारी सरकार का गठन हो रहा है और हमने जो वादे किए हैं वो अभी पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी से आप उसको झूठे वादे कहना शुरू कर, मतलब आपकी नीयत में ही खोट। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा पूजा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किसी भी पद का चुनाव करती है, चाहे वो भले मुख्यमंत्री का पद ही क्यों न। और हमारा जो पीएम होगा वो किसी भी विधायक दल में कोई भी सदस्य हो बन सकता है। जो विधायक बना है वो कोई भी बन सकता है। पीएम नहीं सर, सीएम होगा।
सीएम ही बोला है। आप जरा अपने ध्यान को केंद्रित करिए, सीएम ही बोला। आप देखिए, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ठीक है, ठीक। बोलिए सर, पूरा कीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ जो सीएम का जो है चुनाव जो है बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होती है, और कोई भी विधायक दल में विधायक जो है वो सीएम बन सकता है। यह आपने देखा होगा, पहले भी हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में हम लोगों ने मोहनलाल यादव जी को सीएम बनाया था, जबकि अन्य नामों की भी चर्चा हो रही थी। किस तरह से भजन लाल को जी है हमने राजस्थान में उनको सीएम बनाया, जबकि अन्य नामों की चर्चा हो रही थी। छत्तीसगढ़ में भी वस्तु स्थिति यही भी थी कि हमने विष्णुदेव सहाय को जो है वहां पे सीएम बनाया, और चर्चा कहीं और हो रही थी। कहीं न कहीं ये कहने का मतलब है कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की संकल्पना को जो साकार करने का काम, विकसित भारत के लिए विकसित राजधानी जो है वो करने का काम जो व्यक्ति करेगा, निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी उसके ऊपर दी जाएगी। और ये कोई विपक्षी पार्टियों की तरह हमारी पार्टी नहीं है, कोई आरजेडी नहीं है कि उसका चेहरा पहले से ही पता है कि अगर आरजेडी कहीं जीतती है बिहार में तो उसका सीएम जो है तेजस्वी यादव ही होंगे। ये कोई समाजवादी पार्टी भी नहीं है कि अगर वहां पे कोई समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतती है तो उसका चेहरा पहले से ही निर्धारित है कि अखिलेश यादव जी ही होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, और यहाँ पे प्रक्रिया के तहत विधायक दल जो है अपना नेता चुनते हैं, और विधायकों में से जो है वह चुना जाएगा। निश्चित रूप से वह व्यक्ति चुना जाएगा जो मोदी जी की आकांक्षाओं को, जनता के आशाओं को जो पूरा करने का काम करेगा, उसको चुना जाएगा। ये रत्नाकर जी, बीजेपी जो भी करती है उसमें कुछ ना कुछ तो मैसेज छिपा होता है। रामलीला मैदान का ही चयन क्यों शपथ ग्रहण समारोह के लिए? देखिए, रामलीला मैदान में पहले भी आम आदमी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने शपथ लिया था, और बड़े वादे किए थे जनता से, और सारे जनता के वादों को जो है दरकिनार करके घोटाले में लिप्त हो गए, और जनता ने उनको कान पकड़ के और सत्ता से बाहर कर दिया। रामलीला मैदान से उन्होंने मैसेज दिया था कि हम दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और आज जब हमारी बारी आई है, 27 साल के वनवास के बाद जब हम सत्ता हमको जनता ने दिया है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश जो है हम जनता को देंगे कि देखिए, जो भी हम कहते हैं वो करते हैं, और जो भी हमने कहा है वो हम निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो दिल्ली की जनता की गारंटी की है, उस गारंटी को पूरा करने की गारंटी होती है। ये दिल्ली की जनता अच्छे तरीके से जानती है। अब मैं आना चाहूंगा एक छोटी सी बात पे, पूजा जी। देखिए, आजकल आम आदमी, पूरा कीजिए रत्नाकर जी। चले, हमारा कनेक्शन रत्नाकर जी से टूट गया है, लेकिन लगातार ये बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रहेंगे। एक तरफ बीजेपी रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करके कहीं ना कहीं पूर्व सरकार के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ ये संकेत भी है कि वनवास खत्म हुआ है और राम का आगमन हुआ है। लेकिन उस गद्दी पर बैठेगा कौन, अभी भी इस पर सस्पेंस बरकरार है। चर्चा को जारी रखेंगे वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, जिक्र इस बात का हो रहा है कि आखिरकार बीजेपी इस कड़ी में सबसे ज्यादा समय राजस्थान में लगा, उसके बाद समय सबसे ज्यादा लगा महाराष्ट्र में और हरियाणा में। अब उसके बाद जिक्र यह है कि आखिरकार दिल्ली का सीपी सलार कौन होगा। इसी खबर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोनों पर्यवेक्षक बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ पहुंच गए दिल्ली बीजेपी दफ्तर। ये बड़ी अपडेट है। और देखिए, जैसे ही दोनों पर्यवेक्षक पहुंचे होंगे, वैसे ही सभी एकदम सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए होंगे कि पता नहीं किसका नंबर आने वाला है। सत्ताईस साल का वनवास समाप्त होने के बाद दिल्ली की गद्दी पर गद्दी नशीन होगा कौन, ये सवाल बरकरार है।
महिलाओं की साड़ी में चरक और पुरुषों के कुर्ते में कलफ, दोनों इस समय तगड़ा, क्योंकि बीजेपी का जो ट्रेंड कहता है वो कहता है अंत्योदय का भाव सिर्फ समाज के लिए नहीं बल्कि पार्टी में भी है। कोई भी नेता, फिर चाहे वो पहली बार जीता हो या 6 बार जीता हो या 3 बार जीता हो, विधायकी वो बन सकता है मुख्यमंत्री। एक बार फिर से चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ मेहमानों में रत्नाकर सिंह जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, दिनेश सिंह गेट जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हैं, प्रोफेसर विपुल सुनील जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, और आनंद कुमार सिंह ग्राउंड से लगातार एक्टिव रहेंगे और जैसे ही संकेत मिलेगा पीसीआर का उनके पास जाया जाएगा और हलचल के बारे में समझेंगे, जानेंगे। दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे, कौन चेहरा हो सकता है? क्योंकि अभी तक का जो समीकरण कहता है कि चेहरा मुख्यमंत्री का वही बना जिसका कनेक्शन आरएसएस से मजबूत रहा है। दिल्ली का समीकरण क्या कहता है? जी आप सभी को प्रणाम। देखिए, मुझे ये जैसे रखी हुई, तो देखिए इंतजार का जो हम लोग पिछले 11 दिन से मजा ले रहे हैं, तो उसका पटक्षेप आज हो जाएगा थे। और रामलीला मैदान के बारे में आपने पूछा, इसलिए तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि जिस जगह से शुरुआत एक तरह से पारी खेलने की आम आदमी पार्टी ने की थी, तो उसी जगह पे पहले दोबारा शपथ ग्रहण करने का काम जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करने वाली है 27 साल के वनवास के बाद में, तो उसी तरह से कई संदेश देने का काम है। सबसे पहले से कि राम के साथ में नाम जुड़ा हुआ था, तो इसलिए रामलीला मैदान का जो रखा था शुभ मुहूर्त को लेकर के जैसे कि रखा गया, तो वो चीज अपने आप में एक बहुत अलग संदेश। उसके अलावा देखिए, मतलब शायद किसी का शायद मानवता का उस पर ध्यान नहीं गया कि जो मतलब जितने जो जैसे समाज है, जितने वर्ग हैं, चाहे झुग्गी झोपड़ी होगी या अन्य जैसे क्लस्टर्स होगी या इस तरह के ऑटो वाले हो गए, तो उन सब का प्रतिनिधित्व जो है उनका नुमाइंदगी जो है उनकी पूरी तरीके नजर आएगी। और उन सब का सीधा सीधा मुलाकात को एक जो कार्यक्रम रखा गया है, जब पीएम मोदी आएंगे तो उनको रिसीव करने के लिए, और ये सब इन समाजों के लोग खड़े हैं, तो उनसे एक तीर से कई निशाने करने का भाजपा ने कर दिया है। एक तो सीधे सीधा डायरेक्ट संपर्क, और दूसरा उसका आगे जैसे किस तरीके से योजनाओं के बारे में भी उन्होंने एक तरह से पूरी तरीके से दे दिया संदेश कि हाँ, मतलब पीएम मोदी जो बोल के गए थे पहले, तो भाजपा बड़े सारे सब काम पूरे करेगी। और उसके साथ पूरे जिस तरीके आपने पूछा कि सीएम कौन होगा, उसके बारे में देखिए, जैसे कि मैं अब किसी का एक का नाम लेकर के और पूरा केस को खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है होता नहीं है। तो ये मान के चलेंगे, और जो दिख गया तो फिर वो वैसे काम से चला गया, और जिसका कहते हैं काम अगर लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ दिनेश जी, देखिए अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो विष्णुदेव साय, भजन लाल शर्मा राजस्थान के अंदर, नायब सिंह सैनी हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र और हरियाणा को अगर डिडक्ट कर दिया जाए, वहां पर तो जो फेसेस कयास लगाए जा रहे थे वही नाम निकला। लेकिन उसके अलावा बाकी जगहों पर कहीं विष्णु है, कहीं मोहन है, कहीं भजन लाल शर्मा है, तो क्या यहाँ कुछ राम जी से कनेक्शन बैठ सकता है क्या? आरएसएस से कनेक्शन, राम जी से कनेक्शन, और भी कई कनेक्शन को अगर स्टैब्लिश किया जाए तो संतुलन किस नाम पर बनता आपको नजर आ रहा है? देखिए, जैसे 11 दिन तक जैसे इंतजार का मजा लिया, तो अभी थोड़ा और इंतजार का मजा लेना पड़ेगा 1 घंटे के आसपास, उसका सभी चीजें जो है पता लग जाएगी। लेकिन जो भी होगा वो पूरे तरीके से मान के चलें कि आरएसएस के तालमेल के बिना और भाजपा के मतलब जो सभी जो लोग हैं, सभी जो जैसे विधायक दल के जो नेता हैं, तो उन सब की सहमति पहले से देखिए ली जा चुकी है, और सबके बारे में सबसे छोटे छोटे गुटों में बीएल जी स्वयं जैसे कि पर्यवेक्षक आज जो नियुक्त हुए हैं वो भी अपने तरीके से उनसे अलग अलग मिल चुके हैं। और मिलने के बाद में देखिए, और दोनों बड़े मजे में जैसे हैं पर्यवेक्षक जो बनाए हुए हैं, तो वो मान के चले कि उनके पास में सत्ता और संगठन दोनों का ही है। और पूरे तरीके से यहाँ के जैसे कि ओपी गढ़ के अगर बच्चे हैं, वो पूरे तरीके से हरियाणा और दिल्ली की नस पूरी तरह समझते हैं, और उसी तरीके जैसे पूर्वांचली और बिहार के मतलब उस तरह के लोग और उन सबको जो है उनकी नस पूरे तरीके से टटोलने में और उनकी नस पकड़ने में, उनकी तासीर को समझने में एक तरह से पूरी महारत हासिल है रविशंकर प्रसाद जी को। तो एक तरह से दोनों ने मशवरा पहले कर लिया, जहाँ तक मुझे लगता है कि नाम करीब करीब तय हो चुका है। और उसमें देखिए जो मीटिंग जो रहेगी अभी, उसमें मानते चले पूछिए कि उसमें एक वरिष्ठ विधायक मतलब कि जैसे कि एक औपचारिकता जो है बाकी रहेगी, बाकी सब चीजें पहले करीब करीब सबसे कर दिया होगा। तो उसका एक जो होंगे तो एक नाम का अनुमोदन करेंगे, उसके बारे में सब सहमति जताएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है रत्नाकर जी, मैं आपके पास आऊंगी। रत्नाकर जी क्या कहेंगे सर? देखिए मुझे याद आ रहा है कि जब राजस्थान में भजन लाल शर्मा का नाम डिक्लेयर हो रहा था, और जैसे ही उनके हाथ में पर्ची थमाई गई
वसुंधरा राजे का खुद मुंह खुला का खुला रह गया और उनकी आंखें बड़ी हो गई और वो रील काफी वायरल हुआ। क्या ऐसा ही कोई रील अब से कुछ देर बाद हम देखने वाले हैं क्या? प्रवेश वर्मा का मुंह तो नहीं खुला रह जाएगा? देखिए पूजा जी, मैं एक चीज बता दूं, किसका मुंह खुला रह जाएगा, किसके मुंह में लड्डू जाएगा? देखिए एक चीज बता दूं मैं पूजा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे राज्य हो रहे हैं जहाँ पे हम पहले से ही अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, जैसा कि हरियाणा में भी हमने किया था नैब सिंह सैनी का। बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ पे हम पहले कमल के फूल के निशान पे ही चुनाव लड़ते हैं और मोदी जी की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आधार पे ही वहाँ जनता के बीच में जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। निश्चित रूप से जहाँ पे हम चीफ मिनिस्टर का जो चेहरा डिक्लेयर नहीं किए रहते हैं, वहाँ पे विधायक दल के से सजेशन लेकर के और जो हमारी संसदीय दल है वहाँ पे निर्णय लिया जाता है, पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं, वो सबसे चर्चा विमर्श करके जो है वो नाम का फाइनल करते हैं। निश्चित रूप से वो प्रक्रिया जो है दिल्ली में भी देखने को मिल रही है और दिल्ली में भी ये सारी मीटिंग जैसे आप सारी चीजें बहुत सहजता के साथ में रत्नाकर जी बोल रहे हैं ना, उतनी ही सहजता के साथ में नरेश जी के दिल पर कटार चल रही है। नरेश जी देखिए, एक चीज कहना चाहूंगा मैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लोग जो है यहाँ पे बैठ करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हारने का अभी 13 दिन भी नहीं बीता है, 13वीं का शोक भी नहीं मना पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर झूठे आरोप लगाने का काम शुरू कर रहे हैं। अभी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये अभी इनके ही नेता कुछ देर पहले बोल रहे थे कि दूल्हा सज गया, अरे दूल्हा भी पता नहीं है कौन सा दूल्हा है और बाराती सज गए, जो जगह मुकर्रर हो गई, सारी चीजें ये कह रहे थे। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से आप ये मान करके चलिए कि थर्ड लाइन का लीडरशिप को भी हम जो है फ्रंट पे लेके आते हैं। हम अगर समझते हैं कि वो सक्षम है, योग्य है, अनुभवी है, जो राज्य को आगे की तरफ प्रगति की तरफ ले सकता है, उसको भी लाकर हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ कोई व्यक्तिगत रूप से, जैसे इनके यहाँ अगर कोई मुख्यमंत्री, लेकिन अगर इस तरीके का देखिए, अमूमन क्या होता है रत्नाकर जी, जब जैसे कयास की श्रेणी में जो नहीं रहता और अकयास की श्रेणी में रहता है, या जिसके सामर्थ्य का आकलन इतनी जनता मिलकर नहीं कर पाती, फिर लगता है कहीं कोई डमी कैंडिडेट तो नहीं है ये। नहीं, डमी कैंडिडेट, देखिए जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पे उन्होंने वोट दिया और उनको यह विश्वास है कि मोदी जी ने जो भी वादा किया दिल्ली की जनता से, चाहे वो यमुना साफ करने की बात हो, चाहे दिल्ली को एक विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसके तर्ज पे जो है विकसित राजधानी बनाने की बात कही गई हो, तो जनता को विश्वास है कि मोदी जी ने जो वादा किया है वो वादा पूरे करेंगे और उनके वादों को पूरा करने के लिए सक्षम, योग्य, अनुभवी व्यक्ति को जो है दिल्ली की कमान को सौंपा जाएगा। आम आदमी पार्टी पहले ये बता दे कि जब हम मांग कर रहे थे, इन्हीं से 5 महीना तक अरविंद केजरीवाल जी जेल में बंद थे और दिल्ली को अनाथ छोड़ दिए थे और आज 10 दिन के अंदर ही इनको इतनी जिज्ञासा हो गई कि इनको लग रहा है कि हम कोई लीडरशिप ही नहीं अभी तय कर पा रहे। भाई साहब, हमारे पास कोई लीडरशिप की क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस आम आदमी पार्टी में हो सकती है। हमारे 48 के 48 विधायक जो है पूरी तरह से सक्षम है और उनको अगर जिम्मेदारी मिलती है तो वो दिल्ली को आगे बढ़ा। नरेश जी काउंटर है आपका, बोलेगा नरेश जी, बोलिए। एक मिनट बीच में इंटरप्ट ना करें, क्योंकि मेरी हर डिबेट के अंदर रहता है, मैं किसी को बीच में इंटरप्ट नहीं करता हूँ। बोलिए सर, बोलिए। पहली बात तो एक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। आरएसएस का सवाल आया था, इसके अंदर आरएसएस ने एक राजमहल बना लिया है, 130 करोड़ रुपए खर्च हुए, किसने दिए? सबसे पहले उसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी को देना पड़ेगा। आरएसएस के अंदर मैं बताता हूँ, जिस आरएसएस की बात कर रहे हैं, मैं उसका एक खुद स्वयं सेवक रहा। जब 5वीं क्लास में था तो उसका झंडा मैं लगाने का काम करता था, लेकिन आज ये आरएसएस को कॉर्पोरेट बना दिया गया है। 300 से ज्यादा कमरे, क्या आरएसएस को क्या जरूरत पड़ गई? देश सेवा के लिए काम करते हो आप, एक ग्राउंड के ऊपर करते थे राजनीति, आज आपका राजमहल बनकर तैयार हो गया। उसके लिए सुन लीजिए, एक मिनट, फिर बीच में बोल गए ना आप। मेरे को यही भारतीय जनता पार्टी की और सुन लीजिए, कार्यालय के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अभी 13 दिन भी नहीं हुआ। नरेश जी डिबेट में बैठे हैं, डिबेट में यही होता देना पड़ता है, जब जनता को हिसाब देना पड़ता है। मैंने बीच में यही बोला था कि बीच में हिसाब किताब कर दिया ना आपका। तो अरे सुनिए, हमारा हिसाब किताब मेरे को
मेरा हक है आपसे पूछने का और जनता का भी हक है आपसे पूछने का। वही बात बीच में ले आए ना आप। मतलब अभी भी आपको जनता कहते हैं ना चूहे भुगतते रहते हैं, हर टाइम निकल के भुगतते रहते हैं। मैंने क्लियर बोला कि मेरे बीच में इंटरप्ट ना करें, उसके बाद जो आपको बोलना आपका जवाब दे दीजिएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। सुन लीजिए, एक आरएसएस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेनिंग देने के लिए जब हम ट्रेनिंग पे जाते थे तो ऐसे एक डंडा रहता था, हम लोग वो डंडा और झंडा लगाते थे। लेकिन आज मोहन भागवत जी को सिक्योरिटी दी जाती है 50-50 लोगों की। मोहन भागवत जी के पास परमिशन है आरएसएस को कि आप गन भी ले सकते हैं, सारी कुछ आप जितने भी एमिशंस हैं सब कुछ लेके रख सकते हैं। क्या स्वयंसेवक मोहन भागवत जी की रक्षा नहीं कर सकते? तो यही सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। फिर आप बात कर रहे थे कि अभी वादे पूरे करने के लिए, सुनिए, वादे पूरे करने के लिए कल ही एनजीटी की रिपोर्ट आई है जहां हम स्नान कर रहे हैं, वो मृत्यु गृह बना दिया है आपने। कभी रेलवे स्टेशन के अंदर मौत हो रही है, कभी वहां रेलवे स्टेशन के मौत हो रही है, कभी कुंभ के अंदर मौत हो रही है। इनकी जिम्मेवारी लेना सीखिए। आप अपने जश्न मनाते रहिए, ठीक है? जश्न मनाने के लिए किसने कहा? देश इनका सवाल पूछता है, देश मृत्यु के लिए पूछता है कि जब ये आपने जो किसान बैठे थे 750 उसकी शहादत के लिए पूछता है। जो नरेश जी, इंडिया के सवाल में सवाल अभी यही है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा? बिल्कुल उसका जवाब दे रहा हूं। जब हमारे ऊपर काउंटर कर रहे थे तो दिल्ली की जनता, क्या देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा, इन मौतों का हिसाब देना पड़ेगा। और दिल्ली का सीएम मैंने पहले ही कहा कि जिसको भी बनाएंगे इनके पार्टी को डिसाइड करना है। जनता को मिला ना, हमारे ऊपर छुरियां चल रही हैं ना कोई कांटा चल रहा है। कांटे से फ्रूट खाए जाते हैं और छुरियों से सब्जी काटी जाती है। तो ये इनके पास हिसाब रखिए कि जनता भी हिसाब रखे कि कितनी सब्जी खा रहे हो आप और कितने फ्रूट खा रहे हो। ये फ्रूटों के बिल भी पूछेगी जनता की। बदनाम करने का काम। देखिए, डिबेट महाकुंभ पर करने वाले को क्या, जो कार्यकर्ता को ड्यूटी लगाएंगे हम मान लेंगे, बात खत्म। लेकिन कोई सुबह से कोई फोन वोन आ रहे हो कुछ? ना फोन कोई नहीं, हम तो कार्यकर्ता है। चर्चा पर वापस लौटते हैं और विपुल जी मैं आपके पास आऊंगी जी। सर देखिए, आरएसएस के मुख्यालय का उद्घाटन हो रहा है, उसका जिक्र नरेश जी ने भी अभी किया। केशव कुंज उस मुख्यालय का नाम रखा गया है। जी जी। अगर बीजेपी का पुराना ट्रेंड देखो, मैं थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक बात। अगर थोड़ा और बैकग्राउंड में जाएं तो हमें नजर आता है मोहन यादव, विष्णुदेव साय, भजनलाल शर्मा काफी ज्यादा आरएसएस से कनेक्टेड और भगवान विष्णु यानी कि राम अवतार से जुड़े हुए नामों का यहाँ पर जिक्र रहता है। अब जो अगर हम रेस की सीक्वेंस को देखेंगे सीएम फेसेस में, इसमें कैलाश गंगवार का नाम है जिस पर शायद हमारा फोकस नहीं जा रहा है। क्या वो नाम हो सकता है क्या? कैलाश गंगवार पे फोकस नहीं जाने के पीछे देखिए, एक तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हम किसी भी नाम को लेकर के श्योर नहीं हो सकते हैं, अटकल ही लगा सकते हैं अभी तक, जब तक कि नाम नहीं सामने आ जाता। लेकिन निश्चित तौर पे आपने जो एक बात कही उस बात का मतलब है कि संघ से जुड़ाव होने का फायदा मिलता है। पिछले लगभग 5-6 राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सीएम के कैंडिडेट दिए हैं, फाइनली सीएम का नाम जिनका निश्चित किया है, उनका कहीं ना कहीं सीधे तौर पे आरएसएस का अनुभव रहा है या आरएसएस से जुड़ करके फिर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो इस नाते मुझे लगता है कि इन लोगों का नाम आगे रह सकता है और होगा और इन्हीं में से कोई बन सकता है। लेकिन अभी भी मैं ये कहने की स्थिति में हूँ कि हम श्योर नहीं हो सकते हैं कि कैलाश जी का नाम होगा या रेखा जी का नाम होगा। मैंने सुबह से आज जो देखा है और वॉच किया है, मैं बार बार कह रहा हूं कि सूत्रों के आधार पे ही कह रहा हूं, मीडिया के ही न्यूजेज को देख करके और तमाम रिपोर्ट देख करके और संघ के रवैये को देख करके ये कह सकता हूं कि रेखा का नाम मैं ले सकता हूं, रेखा गुप्ता का। इससे पहले भी मैंने लिया था। और कैलाश जी का नाम आप ले रही हैं तो शिखा राय, मुझे नहीं लगता कि शिखा राय है। महिला मुख्यमंत्री बनेंगी तो रेखा गुप्ता बहुत आगे है। किरण बेदी है ही नहीं, सीन में ही नहीं है। प्रवेश वर्मा भी मेरे हिसाब से बहुत आश्चर्यजनक आपको लगेगा, लेकिन प्रवेश वर्मा अब सीन में नहीं है कहीं भी। प्रवेश वर्मा तो डेफिनेटली नहीं है, कपिल नहीं है, कपिल नहीं है, जिनका भी नूपुर शर्मा का नाम लिया जा रहा है वो नहीं है, कपिल नहीं है, विधायक ही होगा ये तो इंडिकेट कर दिया है। तो इस नाते बहुत सारे नामों को तो बहुत पीछे छोड़ दिया जाए, लेकिन प्रवेश वर्मा भी नहीं होंगे। पहले दिन से मैं लगातार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है जिसके परिवार में ऑलरेडी कोई मुख्यमंत्री रह चुका है। तो प्रवेश वर्मा इस नाते कटेंगे, इस नाते मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया है और इस नाते उनको मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। जब हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, आपने बोला रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ का कॉम्बिनेशन जो है पर्यवेक्षक होने के लिए परफेक्ट है।
क्या ये कोई इंडिकेशन भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा इंसान जो हरियाणा से ताल्लुक रखता हो लेकिन दिल्ली में रह रहा हो पर उसका पूर्वांचली और आरएसएस का कनेक्शन भी हो, कोई ऐसा फेस हो सकता है क्या? और जब हम ऐसे फेस की बात करते हैं तो क्या वो इन सीएम फेसेस की रेस में हो सकता है क्या? क्योंकि देखिए बीजेपी हमेशा साइन छोड़ती है। जब हम बजट की बात कर रहे थे तो निर्मला सीतारमण ने मिथिला प्रिंट की साड़ी पहनी और वो साड़ी इंडिकेशन थी कि बिहार के खाते में अब कुछ जाने वाला है। पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ बनाए गए, ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है। जी पूजा जी, देखिए मैं दो चीजें बताना चाहूंगा कि देखिए दोनों पर्यवेक्षक जो बनाए गए तो एक तरह से वो जो है उसकी भूमिका में रहेंगे और दोनों ही तरीके से, जैसे कि एक तरह से दिल्ली हरियाणा और जैसे वो एक तरह से पहचानते हैं और ताकीर जो है समझते हैं एक तरह से कि विधायक कौन कौन से क्या है और किस तरीके से उनका रवैया क्या रहता है। और दूसरा जो देखिए कि एक है ना सर्व समावेशी तरीके से और बनाने का मतलब क्योंकि इसमें सिर्फ लेकिन देखिए दिनेश जी, मेरा विषय समझिए। हम ये जानते हैं कि रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ नहीं तय करने वाले हैं कि कौन बनने जा रहा है, वो तय करने वाला कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब हम आला कमान की बात करें, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये कुछ ऐसा फैक्टर है। और उसके अलावा कुछ हाई कमान की बात कर लें जो आरएसएस से आते हैं, उनकी बात कर लें, इन लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया होगा। नाम उन्हें डिस्क्लोज करना है, सामंजस्य उन्हें बनाना है। लेकिन ये जो दो लोगों की युति है, ये युति क्या कह रही है? मैं पूजा जी उसी से आ रहा था, आपने ये जानकारी और हम बताई। देखिए हरियाणा में जिस तरह जैसे कि मुख्यमंत्री जैसे नायब सिंह सैनी उनके नाम का घोषणा जब हुई तो उसके बाद में जैसे कि विज जी जो थे वो नाराज हो गए थे। तो इन दोनों को रखने का देखिए सबसे बड़ा काम है कि डैमेज कंट्रोल करने का, यानी कि जैसे कि जो लोग कल को किसी तरीके से और की आवाज उठा के या किसी चीज से नाखुश होते हैं, जैसे कि इससे कोई सरप्राइज तो देखिए मिलेगा 100% ये तय है कि कोई ऐसा नाम आएगा जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा भी होता ना कर रहे और हो सकता उन्हीं में से कोई हो। लेकिन अभी एक तरह से पूजा जी ये कहना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही मतलब एक विकट एक तरह से प्रश्न है ये। और कि मतलब कि जिसमें बोल रहे थे कि हाँ कि कोई 100% श्योर होकर बता दे कि हम लोग जो 4 लोग बैठे हैं उनके पीछे या बाहर से किसी जैसे किसी आप पूछे हैं तो ये बड़ा मुश्किल काम है किसी को बताना कि एक नाम पे ज़ीरो इन कर जाए। तो उसका देखिए जैसे कि आप मान के चलें कि नॉन जाट किसी को बनाया, जैसे प्रवेश वर्मा के नाम को मतलब मैं बताता हूँ, देखिए एग्जाम्पल जैसा 2-3 मतलब 1 मिनट का टाइम चल दीजिएगा से। तो जैसे कि 2-3 नाम जैसे चल रहे हों जाटों के और उसमें से अगर एक नॉन जाट किसी को बनाता है तो उसके साथ देखिए जाटों को भी नाराज नहीं करना, जाटों का मतलब होकर जैसे किसी वर्ग विशेष को नाराज नहीं करना है। तो उसमें लेके कहीं ना कहीं ओपी धनखड़ जो है वो एक तरह से समझाइश के काम में या उसमें एक तरह से परफेक्ट है, क्योंकि जैसे उनसे ऊपर जाकर के प्रवेश वर्मा शायद जो है किस तरह के नहीं करेंगे, क्योंकि एक तरह से भाजपा जो है इंस्टीट्यूशन की तरह है और एक तरह से डिसिप्लिन कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती है। तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे उस तरह की कोई चीज अगर हो और कहीं हो तो मतलब नॉर्मल चीज होती है कि जैसे कि अगर मुझे कोई अपेक्षा है और वो मुझे अगर उस टाइम पे अगर नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं जैसे उससे कोई गलत बयानी में कर दूंगा। ठीक है नरेश शर्मा जी आप पूर्वांचल की ठीक है, नरेश शर्मा जी आपके पास आऊंगे। जब बीजेपी में डिसिप्लिन की हम बात करते हैं, अनुग्रह की बात करते हैं, समर्पण की बात करते हैं, तो क्या इन चुनावों में आम आदमी पार्टी इन विषयों का कहीं ना कहीं लैक महसूस करती है क्या, कि लैक ऑफ दैट पॉइंट्स? No, we don't have any lack of that point because of we are also disciplined. We all are very disciplined. We are following that what are the party rules. So that doesn't mean for that we are not following the party lines. सबसे पहले यही रखते हैं कि हम लोग अपने डिसिप्लिन में है। ठीक है, जनता ने जो भ्रम की स्थिति रहती है या जनता ने जो भी मैंडेट दिया हम उसके लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम करेंगे। आप देखिए कि गुजरात के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, जबकि हम एक छोटी सी पार्टी होने के बाद भी नगर निगम चुनाव के अंदर वहां पे कम से कम 30 से 35 हमारे पार्षद रहे हैं। उनके लिए कहीं ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट, जम्मू कश्मीर जैसी जगह भी हमारा एक विधायक रहा, तो कहीं ना कहीं ठीक है दिल्ली हारे हैं, ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली हारने के बाद हिम्मत नहीं हारे। जनता के लिए संघर्ष जारी रहेगा, जनता की लड़ाई जारी रहेगी। जो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां हैं उनका एक एक कार्यकर्ता उन नीतियों को आगे तक पहुंचा रहा है, और अगर इन नीतियों के अंदर प्रॉब्लम होती तो इनके खुद मोदी जी उस रेवड़ी को एक्सेप्ट ना करते इन जन नीतियों के लिए। उन्होंने खुद कहा था कि ये जन नीतियां लागू रहेंगी, अगर जन नीतियों के अंदर प्रॉब्लम होती तो कहीं नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप एनजीटी की रिपोर्ट देख लीजिए, उनके ऊपर आई है कि वहां का पानी स्नान करने लायक भी नहीं है। ये जो कहते थे यमुना के लिए, ठीक है, हम कहते हैं जो आपने अपने मैनिफेस्टो के अंदर रखा, जो आपने वादे किए, और हमने अरविंद केजरीवाल जी ने माफी भी मांगी जो हम कर रहे, लेकिन यहाँ मोदी जी माफी नहीं मांगेंगे दिल्ली की जनता से। मैं कहता हूँ 3 साल के बाद। ठीक है, कहीं ना ठीक है। देखिए अब लास्ट के 3 मिनट्स बचे हुए हैं जी, बोलिए।
क्या योगी जी माफी मांगेंगे? इतने लाखों करोड़ों जनता ने जो स्नान किया, उनको ऐसे पानी के अंदर जहां से नाले, गंदे नाले की पानी, सीवरेज का पानी वहां पे छोड़ दिया गया गंगा के अंदर, क्या गंगा माता से माफी मांगेंगे? ठीक है, हम यमुना से तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से माफी मांगी और यमुना जी से भी माफी मांगी। क्या योगी जी माफी मांगेंगे? आप पूछिए इनसे, भारतीय जनता पार्टी के नेता। ठीक है सर, आ रही हूँ। विपुल जी, मैं आपके पास आऊंगी। 20 सेकंड्स लास्ट में एक नेम कोड कीजिए। हाँ, मुझे लगता है कि मैं शुरू से आपकी डिबेट में कर रहा हूँ, रेखा गुप्ता संभावित है। हालांकि फिर भी कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चौंका सकती है, तो इसलिए निश्चित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नरेश शर्मा जी, वापस से मैं आपके पास आऊंगी। 20 सेकंड्स, अगर आम आदमी पार्टी होती तो फेस कौन होता केजरीवाल के अलावा? नहीं, केजरीवाल जी के अलावा आतिशी थी, आतिशी हमने सीएम बनाया था, और बाकी यही है कि विधायक दल के नेता चूज करते हैं और वो मतलब हम महिला चूज करते हैं। ठीक है, दिनेश जी 20 सेकंड सर, बोलिए। जी पर देखिए, जो नाम चल रहे हैं उनमें से मुझे लगता है कि 90% उनमें से कोई नहीं होगा, जो होगा इसके अलावा होगा। और देखिए दूसरी दोनों पार्टी, मैं थोड़ा सा अलग बताना चाहूंगा कि दोनों पार्टी, भाजपा और आम आदमी पार्टी, दोनों ही जीते, कोई हारा नहीं इनमें से। तो अभी जैसे आगे देखिए सीएम के फेस का अनाउंसमेंट हो गया, कल मतलब आज हो जाएगा, और कल जैसे शपथ ग्रहण के बाद में दोनों को ही जैसे एक तरह से अपने पक्ष को मजबूत करने का काम करना चाहिए और दिल्ली की बेहतरी के दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। रत्नाकर जी, आपका पसंदीदा चेहरा कौन है? अंत्योदय के भाव की बात करें या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता की? आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कमान किसे मिल सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नाम कोड कीजिएगा सर, ये डिप्लोमेटिक जवाब नहीं दीजिए। मैं डिप्लोमेटिक जवाब नहीं, मैं सीधा सर 20 सेकंड तो देंगी ना मुझे बोलने। बिल्कुल, अरे मैं 1 मिनट दे दूंगी आपको, बोलिए। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कमल का फूल जो है वही अच्छा लगता है, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में कोई विरासत की सियासत नहीं होती है, कोई पिता पुत्र की परिपाटी नहीं होती है। एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, एक चाय वाले भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी कह रहे थे कि वो विधायक दल के नेता चुनेंगे, ऐसा इनके यहाँ कुछ नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी जिसको कह देंगे, जिसके ऊपर उंगली रख देंगे, वही मुख्यमंत्री बनता है। और हमारे यहाँ इस तरह नहीं है, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। विधायक ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास और बेहद बेहतरीन बनाने के लिए। राजस्थान को याद कीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया, वो नजारा हाथों से जो है, आंखों से हटता नहीं है। प्रवेश वर्मा पहुंच रहे हैं बीजेपी मुख्यालय, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निकल गए हैं प्रवेश वर्मा, निकल गए हैं बीजेपी मुख्यालय से, यानी कि प्रवेश वर्मा के मत्थे पर कुछ शिकन आ चुकी है। अभी मैं इसी बात का जिक्र करने जा रही थी। वसुंधरा राजे सिंधिया ने पर्ची खोली थी और उनका चेहरा एकदम अवाक, जैसे किसी ने बिजली का तार उनके हाथों में पकड़ा दिया हो, ऐसा था। और क्या पर्ची खोलने वाले प्रवेश वर्मा होंगे या पर्ची पर नाम प्रवेश वर्मा का होगा? रेखा गुप्ता जो कि महिला चेहरा, शिखा राय, ब्रजेंद्र गुप्ता, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो लगातार चर्चाओं में चल रहे हैं, पर नाम कुछ मिनटों बाद आपके सामने आएगा। लेकिन यह तय है कि जो सामने आएगा बीजेपी के संतुलन और समीकरण में फिट बैठता हुआ होगा। कुछ तस्वीरों के साथ आपको छोड़कर जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में, इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति।